हिस्ट्री की बात करेंगे पहले। हाँ, वो क्या क्वेश्चन क्या है, बर्ड, स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल में क्या कुछ था ना। चलो यूट्यूब के लिए बोल देते हैं थोड़ा सा पहले, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, रिकॉर्डिंग देख लेना यार, ठीक है यहाँ से। और इस लेक्चर के बाद के सारे लेक्चर्स जितने भी हैं वो बिलासपुर आईएएस एकेडमी ऐप्स में आपको प्रोवाइड होंगे। इसके बाद ये क्लासेस आपके ऐप के थ्रू चलेंगे यूट्यूब्स पे। इसके आगे की वीडियोस अपलोड करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जिनको भी रजिस्टर करना हो वो जल्दी रजिस्टर करें ताकि आप शुरू से इस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे। चलो हाँ, अब बताना क्या क्वेश्चन क्या था लास्ट डे जिसमें दिक्कत आ रहा था स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल पे। तो स्टेट एनिमल के लिए तो आप लोगों को पता है कि लगभग ये क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले, विलुप्त होने वाले हैं। और विलुप्ति से लाने के लिए क्या प्रोग्राम चालू किया गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भधान। और लगभग 22 सेंटर है छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ में। तो इसका प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में जो भी काम चल रहा है वो मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़। और आज ही नया इकोनॉमिक सर्वे आया है, अभी 1 घंटे पहले, जो इस साल का छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे वो आज आ गया है। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा काम हुआ है। तो कितने हैं, आशादीप, ये सब सुना होगा, ठीक है। साथ ही साथ एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, असम से हमने वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उदंती और नीचे जो भैरम देव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया है। इवन कुटरू गेम सेंचुरी जो है वो वन भैंसे का जो बच्चा है उसके खेलने के लिए है, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए गेम खेलने के लिए नहीं है। तो वो सारा चीज़ को यहाँ पर प्रोटेक्शन को देखना था, ठीक है। 4 मार्क्स में काफ़ी था। इसके लिए कांगेर घाटी नेशनल पार्क और जो भी बस्तर का रेंज है, स्पेशली जो माचकोट जो रीजन है, फॉरेस्ट रीजन, उस पूरे के पूरे रीजन को क्या किया गया है, इसके लिए डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी आपको अच्छे से मिलेगा कहाँ पर, शिव अनुराग पटौरिया, वहाँ पर इसका पूरा कंजर्वेशन प्रोटेक्शन बताया हुआ है, ठीक है। नहीं तो मेरा नोट्स देख लेना, वहाँ पर भी इसको लिख कर दिया गया है। क्लियर है। तो वो हो जाएगा वहाँ से। तो वो था उसका सोर्स जहाँ से इस क्वेश्चन को बनाकर पूछ रहे थे, ठीक है। वो मिल जाएगा आप लोगों को। आज थोड़ा सा बात करेंगे जो पार्ट 2 है टेस्ट 1 का। एक शिफ्ट किया गया है, जो टेस्ट संडे था टेस्ट, उसको इस संडे नहीं लेकर नेक्स्ट संडे लेंगे, ठीक है। टेस्ट को आगे कर दिया गया है ताकि सबके साथ एक अच्छा ओरिएंटेशन सेशन पहले हो जाए। बहुत जल्दी टेस्ट लेने से क्या होता है, ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे और बहुत जल्दी स्किप हो जाता, ठीक है। तो कई लोगों का रह जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। आज हम लोग बात करेंगे, अच्छा टेस्ट 1 किस किस का होगा देख लेते हैं पहले। जो टेस्ट 1 के सिलेबस में आपका एक है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और एक तरफ है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। इसका सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी कल किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। लिख कर लाए होगे ना उसको, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। आज बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में सीजीपीएससी में यहाँ से आपको क्या डिमांड है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको क्या क्या चीज़ों को देखना है। तो अगेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, सिलेबस। सिलेबस याद है सबको, सिलेबस याद है इंडियन हिस्ट्री। पेपर नंबर पता है किसमें है, 3 में पार्ट। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री कहाँ है, अच्छा उसी के पार्ट 3 में है, ओके चलो ये तो पता है ना। हाँ, तो सिलेबस में आपका अब क्या किया गया है, तीनों चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो न्यू सिलेबस आया था उसके हिसाब से। तो एंशिएंट तो हमको पढ़ना ही है यहाँ पर, इसके साथ साथ मेडिवल। पहले ये मेडिवल का सेक्शन कम था, अभी पूरा का पूरा मेडिवल इंडिया डाल दिया गया है, और साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मार्क्स तो पता ही है 75 मार्क्स का है। तो ये वीक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीक में हम लोग कहीं ना कहीं 150 मार्क्स का प्रिपरेशन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सारे के सारे क्वेश्चन जो इसके रिगार्डिंग है उसको डील करते हुए चलेंगे। अच्छा, 75 मार्क्स में पहले तो ये देखना होगा कि ये तीनों का वेटेज कैसा है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस पे वेटेज बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है क्योंकि सिलेबस यहाँ पर डिफाइंड है, वहाँ पर सिलेबस डिफाइंड नहीं है। यहाँ क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स और कल्चरल और साथ साथ रिलीजन डेवलपमेंट, उस पर फोकस है ये दोनों का सब्जेक्ट सिलेबस। और मॉडर्न में वो सीधा लिख दिया है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो बहुत सारी चीज़ जो मॉडर्न में दी है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिवोल्ट्स वगैरह अगर पूछता है तो वो 2 मार्क्स 4 मार्क्स से ऊपर नहीं लेकर जाएगा क्योंकि वो फ्रीडम मूवमेंट पे जा रहा है। और फ्रीडम मूवमेंट में फेमस क्वेश्चन है, जो सीजीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो बनता है पर्सनालिटी पे, ठीक है। तो पर्सनालिटी पे बनता है, और पर्सनालिटी में जो भी व्यक्ति है तो खासकर महात्मा गांधी पे बना है।
और अलग अलग बहुत सारे पर्सनैलिटी हैं, तो एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी से। दूसरा जो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, इवन 4 इंपॉर्टेंट इवेंट मान सकते हैं, जो इंडियन हिस्ट्री के 4 सबसे बड़े इवेंट कहे जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे 4 इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का इवेंट। हाँ 4 इवेंट, मतलब जो आंदोलन हो, कुछ भी हो, आपको क्या लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे 4 इंपॉर्टेंट? अच्छा, और आप? हाँ अच्छा, 1857 क्रांति, फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा, 4 सबसे बड़ा इवेंट बोल रहा हूँ, तो 1857 की क्रांति बोल रहे हैं आप? अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 3, और वो चौथा। और कोई किसी को कुछ बोलना हो? ये 4 इवेंट मान लूँ कि इसको स्किप करना है? इसको इसके जगह क्या रखेंगे बताओ ना? रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देंगे। स्वदेशी आंदोलन रखोगे बोल रहे हो आप? ठीक है, स्वदेशी। तो ये आपके हिसाब से ये 4-5 बड़े इवेंट हैं जो इंडियन हिस्ट्री के। सौरभ कुछ? नहीं ठीक है, कोई स्वदेशी असहयोग क्यों, बहुत पहले वाला बोल रहे हो, बंगाल विभाजन की बात कर रहे हो ना, पहले हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। और किसी को कुछ लग रहा है कि इससे बड़ा इवेंट था कुछ पीछे? नेहा? क्रांतिकारी आंदोलन को बड़ा इवेंट मान लेते हैं, ठीक है, चलो एक और वो भी जोड़ देते हैं, रेवोल्यूशनरीज। हाँ इसी का वेट कर रहा था मैं। सबसे बड़ा इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंडियंस, इसके पहले क्या था, रिवोल्ट हम कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपनी डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने कहाँ रखते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट अगर किसी को देखना होगा तो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके साथ साथ चलेंगे ये सब, ये तो कांग्रेस के अंदर से आ रहा है, तो 4 बड़े इवेंट में इसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, वो एक फेस है, हिस्ट्री को आपने जो तोड़ा है वो 4 फेस में तोड़ा है, ठीक है। तो एक तो हो गया कांग्रेस का गठन, एक और दूसरा क्या आपका, महात्मा गांधी का भारत में आना और उसके बाद लीडरशिप लेना, ये 2 इवेंट, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी के साथ हम इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, आप टॉपिक को कैसे पढ़ना है मेंस में नहीं समझ पाते हो, फिर इंटीग्रेटेड नहीं लिख पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मेंस में आपको देखो इंडिविजुअल इसमें आएगा, वो भी हम इसके अंदर ही पढ़ लेते हैं, और अगर ये सेपरेट आएगा तो इसको पढ़िए होगा आप, क्योंकि मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे एक क्वेश्चन बना कर देता हूँ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, लिखेंगे क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, बोथ वे चलेगा क्लासेस, ऐसा सिंपल सिर्फ मैं बोलूंगा और आप लोग सुनेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम लोग देखेंगे। अभी आंसर लिखना स्टार्ट मत करना, अभी बस इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करके रखिए। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि किस तरह से आपका जो नोट्स, अभी आपने जो भी सब्जेक्ट को पढ़ा है उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करेंगे ताकि वो सब्जेक्ट इजी हो जाए, आपका 10-15 क्वेश्चन में आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लें, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग चल रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसका क्या रोल रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस के रोल को अगर डिफाइन करना है, रोल ऑफ कांग्रेस आजादी पे, तो क्या क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट रोल, सौरभ? सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रित संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक संगठन बना कर दिया, और केंद्रीय लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद इसी लीडरशिप ने रणनीति तैयार की, मतलब उनको एक डायरेक्शन मिला कि उनको मेहनत कैसे करना है, मतलब किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना, लक्ष्य निर्धारित, टारगेट्स, देखो ये होता है
लिमिटेड नॉलेज और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं लिमिटेड नॉलेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो उसकी शुरू से लेकर आखिरी तक को सोचो। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन 85, अर्ली लीडरशिप मॉडरेट लीडर थे, नरम दल वाले क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स का क्या नेचर है वो लोगों को सिखा रहे हैं कि वो आए थे हमको एक्सप्लॉइट करने हैं, तो अर्ली कांग्रेस का वो चीज़ को आपको पकड़ के लाना है। हाँ, इनिशियल्स को आपको पहले पकड़ना है, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे इवेंट्स पे कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप देने से पहले वो क्या कर रहे हैं, वो खुद लीडर बन के आने से पहले भी क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आपके साथ क्या गलत कर रहे हैं। नेशनलिज्म को इन्होंने क्या किया, एक फोर फ्रंट में लोगों तक पहुंचाया, राष्ट्रवाद की भावना उदय कर रही है लोगों पे, ये कांग्रेस ने करके दिखाया। हाँ, वो बाद वाला नहीं, अभी वाला नहीं, मतलब उस समय वाला, ठीक है। अभी वाले में पता नहीं, अभी वाले में भी शायद हो रहा है राष्ट्रवाद, लेकिन ठीक है। और अभी तो मोटेरा देख ही लियो परसों जो है ना, और कल बड़ा अच्छा एक जोक आया कि गेंद उतना ही पलट रहा है जितना स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, तो वैसे ही पलट रहा है गेंद भी, ठीक है। तो कल ये कुछ जोक था एक, चलो ठीक है, रिलायंस और अदानी एंड से बॉलिंग हो रही थी, तो वैसे हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको उतना ही रिस्पेक्ट देना है, ठीक, चाहे वर्ली लीडर हो चाहे अभी के लीडर हो, हमको उसको देख कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एग्जाम वही पास करेंगे। महात्मा गांधी को घर में जो भी बकना हो बक लो, लेकिन आपको यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम पे महात्मा गांधी को लिखना पड़ेगा, और हर साल उनके बिना पेपर नहीं बनेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ में पूछे चाहे इंडिया में पूछे, ठीक है। तो महात्मा गांधी एक इंपॉर्टेंट लीडरशिप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, कांग्रेस के थ्रू हम लोग जाएंगे, कांग्रेस को पढ़ेंगे, और कांग्रेस ने किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय किया, कांग्रेस ने किस तरह से क्या किया, लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया और अपनी बातों को ब्रिटिशर्स के सामने रखने के लिए एक चीज़ किया। तो चार बड़े इवेंट में ये नहीं, एक तो आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी का अराइवल, और इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स आपको कैसे रूल कर रहे थे। अगर मैं बोलूँ ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, ब्रिटिशर्स आर रूलिंग इंडिया थ्रू द लॉज, वो कानून से भारत को नियंत्रित कर रहे थे या रूल कर रहे थे। और हमारी पूरी की पूरी लड़ाई किसकी थी, किसके अगेंस्ट थी, ब्रिटिशर्स में क्या चीज़ था, ब्रिटिशर्स हमको किससे रूल कर रहे हैं, लॉ से रूल कर रहे हैं, और इनलीगल लॉ से कर रहे हैं जैसे भी। तो हमारा इस लॉ के अगेंस्ट ही क्या था, लड़ाई था, कि इस लॉ को ही तो बदलना है, हमको तो और कुछ नहीं था ना। सो आवर एंटायर इंडियन हिस्ट्री का फाइट था लॉ के अगेंस्ट। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए वो इंपॉर्टेंट इवेंट है, समझ आ रहा है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमको क्या दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में इंडिया को जो चीज़ें आई, जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं अलग अलग एक्ट, तो अलग अलग एक्ट में इंडियंस जितने थे उनको क्या क्या चीज़ें बोलने का मौका मिला या अपनी बातों को रखने का मौका मिला, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। ये तो उसका आउटकम है, ये तो खाली उसका एक आउटकम है कि ये चीज़ हो रहा है। कांग्रेस या किसी ने कुछ डिमांड किया, वो नहीं मिला तो हमने ये किया, तो उसको हम लोग को उस तरह से पढ़ना होता है मेंस पे। खासकर ये होता है एनालिसिस फॉर्मेट में किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। एक होता है हम स्टोरी पढ़ के गए, तो वो तो हम प्री में पढ़ा देते हैं स्टोरी कि ये ऐसा है, ये ऐसा, आप पढ़ लो चलो। लेकिन एनालिसिस ये होगा जब आपका आंसर को आप एनरिच करोगे, तब समअप कर पाओगे, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, वैसे ही चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ना चालू करेंगे। मैं यहाँ बताऊँगा पूरा कि किस तरह से हम लोगों को लेकर चलना है। मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे हम लोग 5 खंड में बांटेंगे, 5 सेक्शन बनाएंगे, और उस 5 सेक्शन से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, ठीक है। नियर अबाउट हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन होगा, तो 50 क्वेश्चन पे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और उस 50 क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना, नहीं बनेगा डिस्कस कर लेना, और वही 50 क्वेश्चन को मेंस तक पढ़ना। आपका सारा का सारा चीज़ उस 50 क्वेश्चन में होगा, ठीक है। वो 50 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और आप लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमको 3 चीज़ों को प्रिपेयर करना है। पहली बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, पर्सनालिटी प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन से लोगों का क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। छोटे छोटे पर्सनालिटीज़ को भी पकड़ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान की भूमिका को स्पष्ट करें। फिर आप एकदम से एग्जाम के ऊपर जब जाते हो तो एकदम नया लगेगा कि इसके बारे में क्या लिखें, तो इसलिए बोल रहा हूँ पर्सनैलिटी से क्वेश्चन उठते हैं। तो पर्सनैलिटी को और इवेंट को और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, से 3 चीज़ को अगर हमने प्रिपेयर किया, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री तैयार है। तो लिख लो ये 3 एस्पेक्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रिपेयर आपको करना है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको पूरा का पूरा 1 पेज में लिख लेना है, 1 से 2 पेज में। चाहे वो आपका
1000 वर्ड का ऐसे क्यों ना बन जाए, पर उसको बना लेना ताकि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा, अलग अलग व्यक्तित्व को, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व में सबसे पहले किसको प्रिपेयर करना है, और महात्मा गांधी। व्यक्तित्व में लिखेंगे महात्मा गांधी, नाम लिखते चलेंगे पहले, ऐसे ही सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम लोग, नहीं तो आपको सिलेबस के अंदर छुपी हुई बातें समझ नहीं आएंगी, नहीं तो मैं टॉपिक बस बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है। महात्मा गांधी के बाद लिखेंगे दादा भाई नौरोजी। इमोशनल नहीं होना है, जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं आया तो ठीक है, तो हाँ उन्होंने रोल प्ले किया है, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो छोटा रोल प्ले किया है, तो उनका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भी करेंगे चल जाएगा। बट सुभाष चंद्र बोस अभी ले लेना, क्योंकि पराक्रम दिवस मनाया गया है। करंट अफेयर, हिस्ट्री में देखो करंट अफेयर कहाँ छुपा है, पराक्रम दिवस डिक्लेयर किए हैं, तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस पे क्वेश्चन उठने का सवाल बनता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी इसको सेलिब्रेट किया गया सुभाष चंद्र बोस का, तो डेफिनेटली सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। इसके पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, बंगाल में इलेक्शन, इसलिए इलेक्शन खत्म, सुभाष चंद्र बोस फिर उनका फिर खोजेंगे डेथ मिस्ट्री, अभी उनका मेमोरियल बनाया जा रहा है, ठीक है, कि मरे कैसे थे। तो सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट है इस साल, तो थोड़ा सा उनके ऊपर आपको पढ़ना होगा। अगला इंपॉर्टेंट लीडर में अलग से ही लिखो आपका जो है, पहली बात कम्युनिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट आंदोलन, ठीक है, जो कम्युनलवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, कम्युनल नहीं कम्युनिस्ट, पूंजीवाद वगैरह जो कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद और कैपिटलिस्ट भी लिख लेना, कम्युनिस्ट के साथ साथ पूंजीवादी, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, समाजवाद, ये तीनों से आधारित जितने भी लीडर हैं, ठीक है। तो आपका जो सोशलिस्ट में अगर देखेंगे तो सोशलिस्ट रिफॉर्म के सबसे बड़े अगर देख रहे हैं तो किसको देखा जा रहा है हमारे यहाँ पे, सोशलिस्ट में आपका भगत सिंह, कम्युनिस्ट में थे एम.एन. रॉय, रजनी दत्त पामी, ठीक है, ये सारे कुछ लीडर्स हैं जो थोड़ा बहुत हम लोगों को बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ एक एंगल पकड़ कर रखेंगे, क्योंकि वो 2-4 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं, किसी भी थर्ड पर्सनालिटी को उठाकर उनका कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी जो जनरल लीडर्स हैं, देखिए आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का इंडियन हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं दिखेगा, पोस्ट हिस्ट्री पॉलिटी मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन और थोड़ा सा अनटचेबल मूवमेंट्स में दिखता है, पर हिस्ट्री में ऐसा बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं है। खाली अगर देखेंगे तो आपका कहाँ पर दिखेगा, एक समझौता होता है पुना पैक्ट, तो वहाँ पर दिखता है, नहीं तो कहीं पर भी आप अम्बेडकर नहीं पढ़ते हैं सच, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो और आपके सिलेबस में अम्बेडकर के लिए अलग से सोशल थॉट्स फिलॉसफी में दे रखा है, तो हम वहाँ पर उनको प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पर भी उनके जो भी फिलॉसफी का लेंगे अनटचेबल मूवमेंट है उसको वहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। हर जगह चीज़ों को ओवरलैप नहीं करेंगे, वहाँ पर अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। और कोई लीडर किसी को पसंद हो जिसने कुछ काम किया हो, लेके आपका कृषक आंदोलन हुए थे बहुत सारे, ठीक है, एग्रीकल्चर्स, और उसमें कौन थे सबसे इंपॉर्टेंट, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, अच्छा बाल गंगाधर तिलक रह गए, उनका भी नाम लिखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है। और रिवॉल्यूशनरीज को तो आपको 2-2 नंबर के आंसर के लिए प्रिपेयर करना होगा, वो एक इवेंट दे देंगे, 12 डकैती के बारे में लिखिए, सूर्यसेन के बारे में लिखिए, तो वो जर्नल क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी का वो 2-2, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग को कुछ हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, हिस्ट्री की कुछ थ्योरी हैं अपनी खुद के, उनको देखना है। तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, वो 3-4 थ्योरी है, इनको हमको समझना होगा। सबसे पहले कांग्रेस फॉर्मेशन से संबंधित जो थ्योरीज हैं, कांग्रेस का गठन हुआ तो उसमें कौन कौन सी थ्योरी है उसके रिगार्डिंग, सेफ्टी वॉल, लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल और वो दोनों थ्योरी का नाम लिखेंगे। देखो ये हिडन एरिया में बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ों को भी आपको ड्राइव करना है, ठीक है। तो कांग्रेस से संबंधित कौन कौन सी थ्योरी आ रही है, एक तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर या तड़ित चालक, और दूसरा एक और क्या बताया आप, सेफ्टी वॉल, सेफ्टी वॉल थ्योरी, ठीक है। इसके बाद टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी किससे है कि किस तरह से भारत और क्या पाकिस्तान अलग हो रहे हैं, उनका पूरा शुरू से बीज कहाँ से बोया गया है, उसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी, ठीक है।
टू नेशन थ्योरी। इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन कैसे हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुआ, कब इनिशियली चालू हुआ पाकिस्तान की डिमांड, या इंडिया में कम्युनल कहाँ से चालू हुआ, कम्युनलवाद जो है, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो सारा का सारा देखेंगे कि कैसे आपका मॉडली मिंटो से लेकर आपका पार्टीशन तक का जो बात है उसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। तीसरा एक थ्योरी है जो महात्मा गांधी ने अपनाया था, स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, STS की थ्योरी, कि हम पहले क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन को विराम देंगे, फिर आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन विराम और आंदोलन, संघर्ष विराम संघर्ष, या स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, STS। पहले लिस्ट डाउन करते चलिए, पहले मेरे को थोड़ा सिलेबस को और आपके लिए इजी करना है, क्योंकि और ज़्यादा डिकोड करेंगे तो जितना अच्छा लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखो स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल को भी अगर आप लिखते हो तो आप सारे के सारे इवेंट कवर कर जाते हो, कहाँ से कहाँ तक, नॉन कोऑपरेशन, फिर बताओगे कैसे गांधी के टाइम पे पहले हमने आंदोलन किया फिर शांत हो गए, तो किस तरह से चरखा का प्रचार किया, अनटचेबल मूवमेंट्स पे साथ दिए, फिर एक दूसरा आंदोलन आया CDM, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा के बाद गांधी जी कहाँ पर चले गए, कंप्लीट अपना हरिजन न्यूज़पेपर और उसका नाम बदलकर पूरा का पूरा हरिजन उद्धार में लग गए, ठीक है। ग्राम स्वराज की वहाँ पर बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो शिक्षा नीति वहाँ पर एक आई थी वर्धा सेशन पे, ठीक है, तो वो सारा का सारा वहाँ पर काम हुआ। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर हमने एक आंदोलन चालू कर दिया, क्विट इंडिया। तो ये जो स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल है इसमें ही आप पूरा का पूरा पढ़ जाते हैं, समझ आ रहा है। तो ये 3-4 थ्योरी है, इन थ्योरी से पूरा का पूरा सब्जेक्ट को कवर किया जा सकता है, उसको हमको समझना है, ठीक है ना। तो ये टू नेशन थ्योरी अगर इसको पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा आपका कांग्रेस, मुस्लिम लीग और वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। सारे मुस्लिम लीडर यहीं पर कवर हो जाएंगे, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो इस पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी का जो महात्मा गांधी है उनके साथ जितने थे उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। तो ये 3-4 थ्योरी जो है इनको इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसी मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ हमको पढ़ना है, तो ब्रिटिशर्स के अलग अलग क्या हुए थे, गवर्नर्स आए थे, वाइस रॉयज आए थे, तो उन्होंने भी कुछ कुछ नीति अपनाई अपनी तरफ से। तो इनके इंपॉर्टेंट पॉलिसीज कौन कौन से थे, वो तो थ्योरीज हैं इनकी, लेकिन पॉलिसी कौन कौन सी थी। सो डलहौजी की कौन सी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। सहायक संधि कौन बोला था, हाँ वेलेस्ली का क्या है, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सब्सिडरी अलायंस, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ना आप डायरेक्ट आ सकते हैं। हाँ 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 बता रहा हूँ, पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस, रिंग फेंस, वॉरेन हेस्टिंग। ऑकलैंड का क्या था, अफगानिस्तान के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी कराऊंगा मैं सारा, आप लोग उसको वो लिख कर भी देंगे इसमें से कुछ कुछ आपको, ठीक है। सो ये वेलेस्ली का, ये चारों को तो अच्छे से ही करना है, ठीक है। एक वेलेस्ली का हो गया, हड़प नीति हो गई, दूसरी आपका डलहौजी फॉरवर्ड पॉलिसी, और ऑकलैंड का फॉरवर्ड पॉलिसी, और वॉरेन हेस्टिंग का पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस, ठीक है। एक और है सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन, द पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन, मतलब आप हमारे लोगों को क्या करना है, अपने अंदर रखकर उनको क्या करना है, साइड कर देना है। सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन बोलते हैं इसको। कर्जन, खासकर किसने किया था, कर्जन ने। मैं पढ़ाऊंगा ये सब सारा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, टेंशन मतलब सभी लिख लो ऐसे ही, यहाँ पर लिख देता हूँ, इंग्लिश में ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन, इससे हमको यह बेनिफिट मिलेगा कि गवर्नर जनरल और उनके समय जो भी इवेंट हुए हैं वो इवेंट अपने आप इस थ्योरी से समझ जाएंगे, और उस इवेंट के साथ साथ हम आंसर लिख लेंगे तो पूरा का पूरा एक पैकेज बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री को इस वे में पढ़ेंगे, जो जनरल पढ़ते हैं वो आप लोगों को पता है, वही है जो प्री में पढ़े हो, वो तो डायरेक्ट इवेंट आएगा आप लिख जाओगे। पर ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो बड़े क्वेश्चन, जो 10 मार्क्स में जहाँ पर एनालिसिस लगता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन जहाँ पर आपको रिलेट करके लिखना होता है, वो ये हेल्प करेगा, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि नए नए शब्द आ रहे हैं हिस्ट्री के, कराऊंगा सारा, ठीक है, बट अभी आप लोग उसको लेते चलें, क्लियर है। तो जनरल हिस्ट्री, और जनरल हिस्ट्री के बियॉन्ड हम लोग कुछ इस तरह से जाएंगे मॉडर्न पे। बात करते हैं मेडिवल और एंशिएंट की थोड़ा सा। वो पहला एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, उसको लिख के रखिए, बाकी हर सेक्शन में से हम लोग क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। एंशिएंट और मेडिवल पे आते हैं। लास्ट टाइम पढ़ाए थे तो हम एंशिएंट से स्टार्ट किए थे, इसलिए आज मैं मॉडर्न से किया हूँ, ठीक है। मेडिवल और एंशिएंट पे बात करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये दोनों को
अगर देखोगे आप तो यहाँ पर से जो लंबे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस 10 और 15 मार्क्स का, वो किसी राजा पे बनने का बहुत कम चांस है। 8 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स तक जा सकता है, किसी ने रिफॉर्म किया उस पर आ सकता है, किसी राजा के एक्सपीडिशन पे नहीं, रिफॉर्म पे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इन्होंने क्या किया, बदलाव किए हैं, परिवर्तन किए हैं। मॉडर्न पे एक और इवेंट है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन जो हुआ था राजा राम मोहन राय वगैरह, वो करेंगे, वो अलग से होगा। ठीक है, वो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। वो इसलिए कम पूछते हैं क्योंकि आपके पास एक फिलॉसफी का भी पेपर है, तो वहाँ पर वो पूछ लेते हैं अक्सर, इसलिए देखना हिस्ट्री में उसके क्वेश्चन थोड़े से कम दिखते हैं। मेडिवल और इसमें जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, कला सभ्यता, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट आर्किटेक्चर और कल्चर। ठीक है, इसको देखेंगे, आर्ट आर्किटेक्चर और कल्चर इंपॉर्टेंट। कल्चर के अंदर रिलीजन डेवलपमेंट, भारत में किस तरह से धर्मों का विकास हुआ है। ठीक है, तो रिलीजन डेवलपमेंट, ठीक है। आर्ट आर्किटेक्चर में देखेंगे वास्तुकला, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर में जितने भी हैं। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर्स कैसे थे, स्टैचू आर्किटेक्चर्स कैसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर, गंधार हुआ, मथुरा हुआ, अमरावती हुआ, वो सारा का सारा देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ धर्म का विकास, ये धर्म से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं सीजीपीएससी में। ठीक है, बाकी जनरल कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं, 4-5 ही हैं, उनको ही प्रिपेयर करना, बहुत ज़्यादा हर राजा के पीछे नहीं भागना। ठीक है, बृहद्रथ को प्रिपेयर करके चलेगा एग्जाम में, नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उसको कभी पूछेगा भी नहीं। अशोक को प्रिपेयर करना है तो अशोक को डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। शुरू से मैं बताता हूँ आपको, पहले एंशिएंट हिस्ट्री में देख लो, जो इंपॉर्टेंट आपको प्रिपेयर करने ही है किंग, उसमें से अशोक सबसे इंपॉर्टेंट, अशोक के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इन दोनों से ज़्यादा फेमस कौन हो गए इनके जो गुरु, तो चाणक्य। ये क्या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, चाणक्य के वर्क्स आ सकते हैं, या चाणक्य का सप्तांग जो है, या चाणक्य की जो सप्तांग है वो आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में कैसे वो है, क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको। ठीक है, उसको देखेंगे अभी। तो चाणक्य हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हर्षगुप्त। ठीक है, हर्ष के बारे में काफ़ी पूछा था, हर्षा के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। कनिष्क, फिर अगर हम लोग गुप्ता डायनेस्टी में जाएंगे तो वहाँ पर समुद्रगुप्त, बहुत फेमस छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए तो खासकर समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, सेकंड। ठीक है, नवरत्न थे उधर, तो वो इंपॉर्टेंट है। ये तो कुछ आपके क्या है, नॉर्थ इंडिया के रूलर जो आपको एकदम डेफिनेटली इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए बनना चाहिए। जब हर्ष आप पढ़ रहे हो तो आपको उनके दोनों असेंबली के बारे में पता होना चाहिए। 2 असेंबली किया था, 2 सभा, कहाँ कहाँ पे किया, प्रयाग और कनौज। क्या क्या हुआ था दोनों में, हाँ वेरी गुड, कनौज, हाँ रिलीजियन गैदरिंग, हाँ उसको बोलते हैं, वेरी गुड। तो ये क्या है, 2 इवेंट, कनौज हिंदसांग जो आया था उसको प्रेजेंट करना था, उसके लिए था, और जो दूसरा था वही जाकर अभी क्या बना, कुंभ मेला, 12 साल में एक बार होता था। और इस साल क्या है, तो डेफिनेटली आपको ट्रेस करना होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या, पूछ देगा अगर गलती से, तो कहीं ना कहीं जो इवेंट्स चल रहे हैं उसको भी हमको पिक करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर्ष थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और खासकर उनकी सभाओं के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंशिएंट में ये कुछ हैं, इनको तो डेफिनेटली प्रिपेयर करेंगे, और भी आए छोटे मोटे, उनको देखेंगे। अब देखो टॉपिक आपका, अगर हम लोग एंशिएंट के एक टॉपिक देखें तो एक टॉपिक का ही नाम क्या है, मगध साम्राज्य का उदय, ऐसा कुछ है। ठीक है, और राइज ऑफ मगध एम्परर, तो पूरा का पूरा मगध ने किस तरह से सारे के सारे महाजनपद को हराकर मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ। अब ये टॉपिक है, महाजनपद टॉपिक नहीं है। अगर आपका सिलेबस उठाओगे तो वहाँ पर महाजनपद नहीं लिखा है टॉपिक में। आप लोग देखेंगे, सिलेबस है सबके पास, मैं बोला हूँ सिलेबस यार अपनी परछाई की जैसे रख लो, डेफिनेटली वो आपके साथ होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे लाइट किसी भी एंगल से आए, परछाई जरूर होता है, तो अपने परछाई की तरह सिलेबस को रखना ही है। और कोशिश करना 2 कॉपी ले लो या 3 बना लो इसके,
एक क्लास में हमेशा आएगा, एक आपके टेबल पे होगा जहाँ भी पढ़ते हो, तीसरा लेके घूमते रहना रोड पे, जब तक कि लोग पागल ना बोल दें कि ये क्या देखता है इस पेज में, ठीक है। वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करती है, इसलिए बोलो सिलेबस को अपने साथ लेकर घूमना है। अब यहाँ पर देखो इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस, जिसके पास है वो देखेंगे, नहीं है तो ठीक है मैं यहाँ से रीड कर देता हूँ। यहाँ देखो जैनिज्म बुद्धिज्म का क्या लिखा है, राइज ऑफ मगध एम्परर, महाजनपद नहीं लिखा है। और आप क्या करोगे, महाजनपद पढ़ने चले जाओगे और एग्जाम में वहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस तरह से दिखेंगे नहीं। समझ आ रहा है? अच्छा, इसका आंसर क्या हो सकता है अगर मैं इसी को एक क्वेश्चन बना दूं, मगध एम्परर का उदय क्यों संभव हुआ, वाई द मगध एम्परर राइज, और ये पॉसिबल क्यों हुआ कि जो मगध एम्परर है उसका राइज पॉसिबल क्यों हुआ। अगर यही क्वेश्चन उठा दिए सिलेबस से, बन जाएगा। अच्छा, हाँ, और हाँ, डेवलपमेंट ऑफ आयरन, हाँ ठीक है, लॉयस वहाँ पर थे पर्याप्त, हाँ, और हाँ, अच्छा एबल रूलर्स, हाँ उन, तो ये है आप सिलेबस को कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, या सब्जेक्ट जब पढ़ रहे थे किसी किताब से तो वो किताब से आप कितना सीखें, ठीक है, कि क्या इसके क्वेश्चंस जो यहाँ मेंस दिख रहा है वो आपने मेंस ही पढ़ा, अभी तक पढ़ पाए हो कि नहीं। अगर आप सिलेबस नहीं बता पा रहे हो और आप प्रीलिम्स निकालने की बात कर रहे हो तो सोचो आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस को पिक पक करके पढ़ा जाता है, हमेशा सिलेबस को पढ़ो और सही तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो वेरी गुड। क्या था कि वहाँ पर क्या था, हमने पहले तो हम लोग जब शिफ्ट हुआ तो सप्त सिंधु रीजन पे आए, और सप्त सिंधु रीजन पे वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्स था और ख़ासकर वहाँ पर लॉयस्ट बहुत था। उसके बाद जो आपकी पुरानी सिल्क रोड जो थी ऊपर, सिल्क रोड को भारत से एक रोड कनेक्ट करती थी, उस रोड के ऊपर मगध आता था, वहाँ पर नदी घाटी थी, वहाँ पर एक से एक जो उसके शासक थे उनका क्या था, एक ड्रीम था कि इसको जीतना है, चाहे अजात शत्रु देखो, बिंबिसार देखो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से शादी का संबंध बनाकर मैट्रिमोनियल अलायंस से उस चीज़ को सशक्त किया, कुछ नए हथियारों को लेकर आए जिसमें रक्त मूसल और शिलाकंटक हमने देखा था। यही तो लिखना है, पर फैक्चुअली आपका आंसर ट्रू होना चाहिए, ब्लफ नहीं करना है, धोखेबाजी नहीं करना है। एग्जामिनर को पता है कि आप कितना पढ़े हो, नहीं वो आपके आंसर से पिक कर लेगा, फिर आपको लगता है हमने लिखा है लेकिन आप फैक्चुअली ट्रू नहीं लिखे थे, ठीक है। तो कंटेंट को कैसे पढ़ना है उसको देखेंगे, और कंटेंट ऑलरेडी है आप लोगों के पास, नहीं है तो हमारा कंटेंट है, आप उससे देख सकते हैं, और एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में। क्लास अटेंड करने के बाद नहीं बता पाओगे तो गलत है। ये सिलेबस वही है जो सिलेबस जो नोट्स बना हुआ है उसमें सारा सिलेबस है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से पिक करना है टॉपिक को, पहले समझो। एक बार एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस रीड कर रहा हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। तो प्री हिस्ट्री, स्टोन एज वगैरह है, तो एक एक करके पहले क्वेश्चन पेपर मिला है, उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, पेपर में ही नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को पेपर दिया हुआ है ना, उस पर कुछ और क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेंगे। इतने तो आपको असाइनमेंट में जो दिए हैं मैंने 25-30 क्वेश्चन वो तो करना ही है, इसके साथ 2-3 क्वेश्चन और नोट डाउन कर लीजिए। प्री हिस्टोरिक केस से कौन सा क्वेश्चन है उसमें सौरभ, प्री हिस्ट्री से कौन सा? नहीं, प्री हिस्ट्री से क्या, वो तो एंशिएंट से हो गया पूरा। पहला टॉपिक जो है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल से एक क्वेश्चन होगा, देखो मेगालिथिक कल्चर पूछा होगा, महापाषाण सभ्यता, नियोलिथिक है, वो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। नवपाषाण सभ्यता और नवपाषाण का जो कल्चर है वो क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। नवपाषाण युग क्या लिखेंगे आंसर पे, एक बार डिस्कस करते हैं उसी को। एक जनरल ओरिएंटेशन वे में चल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा स्पीडअप नहीं किया हूँ क्लास को, क्योंकि आपका टेस्ट को इसलिए पोस्टपोन किया है कि नेक्स्ट वीक से हम पूरा स्पीडअप करेंगे इसको। एक जनरल आइडिया देना है आपको बस कि किस तरह से आप जा सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है? नवपाषाण, नियोलिथिक नवपाषाण की विशेषता बताना है।
चलो इसको दो पैटर्न में देखते हैं, आंसर का इसका फॉर्मेटिंग क्या हो सकता है। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है वो सब बाद में देखेंगे। इस आंसर की फॉर्मेटिंग कैसी हो सकती है, ट्राई करोगे लिखने का या पॉइंट्स बता रहे हो? पॉइंट्स बता रहे हो, चलो बताओ, एक एक करके पॉइंट्स बताओ। यार ऐसे ही होगा ना क्लास में, ये एक्सपेक्ट नहीं करने कि हाँ मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। आपने ऑलरेडी पढ़ा है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा उसको मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कंटेंट एनरिचमेंट करूंगा, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं जाएंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है, रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो नवपाषाण सॉरी आपका यहाँ न्यूलिथिक कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कृषि का प्रारंभ, एग्रीकल्चर। चलो एक पॉइंट। दूसरा, हाँ स्थायी रहवास, सेटल्ड लाइफ, स्थायी रहवास, सेटल। इसी मतलब हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जो खाना बदोश जीवन जी रहे थे वो सेटल्ड हो गया। फ्रॉम नोमैड नाउ वी बिकम द सेटल्ड लाइफ। ठीक है, नोमैड से अब सेटल्ड लाइफ। और हाँ अच्छा, पिट ड्वेलिंग वो सब बोल रहे जो जमीन के अंदर रहते थे, जम्मू कश्मीर, गुफकरल और बुरजाओं में, ये बोल रहे हो? चलो वो उतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, वो एक एस्पेक्ट है। यूज ऑफ, वेरी गुड, कि जो टूल्स, क्योंकि मानव क्या है, वो अपने टूल्स का गुलाम है। आज भी हो ना, अभी तो फ़ोन है, वो टूल है और क्या है। हाँ, दोनों के पास टूल है। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्या है टूल्स, जहाँ टूल्स में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, टूल्स में कैसा इंप्रूवमेंट हुआ, तो आपका यहाँ पर क्या है, पॉलिश टूल्स, जो औजारों में वहाँ पर क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बारे में। ट्रेड एंड बिजनेस बहुत कम था। ठीक है, चालू हो गया था लेकिन उतना ज़्यादा भी उसको वेटेज नहीं देंगे। ठीक है, वैसे हाँ सर, किसकी खोज? पहिए की खोज, इससे एक पहले हुआ है, तो बहुत ही फैक्चुअली रॉन्ग चले जाओगे। नहीं मतलब पहिए की खोज ठीक है यहीं पर, क्योंकि पहिए की होगी तो पॉटरी बनेगा, तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले का फेस लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील प्लस पॉटरी, मृद भांड है ना। और कुछ, और कुछ नहीं, लोहा बहुत आगे निकल गया, लोहा लेके तो फिर और कुछ कहीं समझ आ रहा है? इन्होंने बताया था। ठीक है, जो उनका हाउसिंग पैटर्न था वो बदला, जमीन के अंदर गड्ढे खोद करते हैं, पिट ड्वेलिंग बोलते हैं जिसको। इसलिए लिखा मुकेश लास्ट में, क्योंकि देखो उसका एक चीज़ का ना एक वैल्यू होता है आंसर राइटिंग पे, कि आप किस चीज़ को ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है, वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब देखो ये सारे के सारे चीज़ें तो आपको समझ आ रही है कि हाँ ये कुछ नया दिख रहा है और इससे आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा, पर अभी भी क्या ये एकदम ऑर्गेनाइज लिखा है सारा का सारा, या इसको और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? नहीं, वो तो वाला नहीं, सी सेट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी सोचना है। सी सेट का नहीं है ना कि एकदम ऑर्गेनाइज करेंगे तभी वो होगा, सी सेट में निपट जाएंगे, तो वैसा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो कहानी की तरह हिस्ट्री को पढ़े हो तो आपको याद रहेगा। कृषि, कृषि आप अगर व्यवस्थित रूप से कर रहे हो तो कहीं पर रुक रहे हो, कृषि करने के लिए रुकना पड़ेगा, इसलिए रुक के जीवन अपन क्या, अब कहीं रुके हो, वहाँ खेत में कुछ लगा दिया तो कुछ काम नहीं, चलो रगड़ दो तो पॉलिश हो गया। अब किसी से आपका कुछ ना कुछ अनाज ज़्यादा होगा, पहले क्या करते थे, मार रहे थे और खा रहे थे, लेकिन यहाँ से जो अनाज होगा उसको कहीं तो रखोगे। ठीक है, तो वो एक स्टोरी के पैटर्न पे ही आंसर को लिखा जाता है। हाँ नहीं, ये तो न्यूलिथिक चल रहा है, वो तो ताम्रपाषाण में जाएगा, बहुत आगे चले गए। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन भी एक होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत ज़्यादा फ्लो में होगा। आप लिखोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में सब चीज़ें चलेंगी। अब लिखना कैसे है, अब इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं, पहले उस पर बेसिक बात करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, खाली विशेषता पूछा है, और हिस्ट्री
अगर हिस्ट्री में आंसर राइटिंग में अगर आप डेट लिख देते हो तो उस डेट लिखने का आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। अगर आप हिस्ट्री में डेट लिख जाते हो तो वो बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट होता है। तो कोशिश कैसे करना है हमको, नियोलिथिक एज यहाँ पर डेट लिख दिए और उसके बाद बात कर रहे हैं, या तो द फीचर्स ऑफ नियोलिथिक, फिर उसके बाद डेट जो भी है करना है। तो हिस्ट्री में डेट लिखने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, जो याद आ जाए उसको लिखना है। और यहाँ पर तो पूरा आप खेल सकते हैं, मेडिवल वगैरह में तो आपको पता होता है 9वीं शताब्दी में, 10वीं में है, कौन सा 11वीं शताब्दी में, शताब्दी लिख कर आना। 1706 नहीं लिखना है, 18वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी। अब ऐसा पता होना चाहिए कि 1700 से 1800 को बोलते हैं 18वीं शताब्दी, नहीं तो पता चला 1806 को लिख के आ गए सर तो बताए तो गलत हो जाएगा, वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो फैक्चुअली राइट तभी जाओगे जब ये सारी चीज़ों को फुलफिल करोगे। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात कि हिस्ट्री में जहाँ पर डेट हो सकता है वो करेंगे। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ उसको लिस्ट करके नहीं आ जाना एग्जाम पे कि ये हुआ था। सारे में क्या होना चाहिए, कम से कम एक एक एग्जाम्पल होना चाहिए। कृषि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, पहला जो अनाज जो मिल रहा है कोल्डीबा, तो ठीक है, मेहरगढ़ ठीक है। तो आपको पहले बताओ कौन सा अनाज है, जौ है, ठीक है, फिर गेहूँ, तो उसको बताएंगे और कहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और अराइवल ऑफ एग्रीकल्चर इन मेहरगढ़, ज्वार एंड वीट। दूसरा पॉइंट क्या है, सेटल्ड लाइफ, ठीक है, एक जगह पे रहवास करके वो रहने लगे, तो कुछ स्पेशल जगह बताओगे वो कहाँ पर थे, कोट डीजी। फिर आपका जम्मू कश्मीर का गुफकरल, तो वो जगह के बारे में बात करो। पॉलिश टूल, तो वहाँ पर कौन से नए टूल्स आए, कौन से नए औजार आए थे जो पॉलिश थे, जो एक्स थे, हैंड एक्स था, वो पॉलिश्ड हैंड एक्स थे। क्रिजेंट शेप के अलग अलग ज्योमेट्रिकल टूल्स थे बहुत अच्छे, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, उसको समझ। फिर पॉटरी, तो पॉटरी में यहाँ पर कौन सी पॉटरी मिलती थी, कौन सी मिलती थी यहाँ पर, धूसर, पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। तो देखो अब आंसर में आपने पूरा का पूरा उसको प्रेजेंट कर दिया 8 लाइन में या 4 लाइन पे, और हर एक पॉइंट पे आपने एग्जाम्पल भी दिया है और सारी चीज़ों को लिखा है, और उसी 8 लाइन के अंदर। नहीं तो आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर, कृषि, यहाँ पर कृषि का शुरुआत हो गया था, वो 1 लाइन से समझ आ चुका है कि आपको पता है। इनिशिएशन ऑफ एग्रीकल्चर आपने हेडिंग ही दे दिया है, उसमें एग्जाम्पल दो ना, क्या मतलब उसको आप 3 पैराग्राफ में खींच रहे हो। तो अगर आप 8 पॉइंट लिख रहे हो तो 8 पॉइंट में आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बजाय एक ही पॉइंट को समझाने के जाओ। क्लियर है? अगर छोटे क्वेश्चन में आता है, बड़े में आएगा तो हम उसको लेकर जाएंगे, लेकिन छोटे में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन की ओर जाना। और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऐसे ही होगा कि आपने कितना फैक्चुअली सही चीज़ों को पढ़ा है और कितना आपको प्रोसेस्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा वे इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते थे, एक और तरीका क्या हो सकता था कि आप लिखते कि न्यूलिथिक कल्चर की फीचर्स नीचे डिपिक्टेड हैं, आप एक सर्कल बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे फीचर्स एग्रीकल्चर, कृषि, उस पर यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद क्या था, पॉलिश्ड टूल, उसके बारे में यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर हो गया, और नीचे यहाँ फिर स्टार्ट करते इसके कारण पॉसिबिलिटीज़ हुआ क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर और ट्रेड इनिशिएट हुआ, इसी कारण आगे चलकर इंडिया में हम क्या देखते हैं, एक अर्बन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है आगे चलकर धीरे धीरे। तो इसमें आपने इंक्लूड किया क्या, फर्स्ट लाइन भी इंक्लूड किया, यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी किया, और नीचे 2 लाइन में समअप भी किया कि इंडियन हिस्ट्री का यहाँ से बेस कैसे बना और आगे जाएगा। क्लियर है? तो ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है, या एक डायरेक्ट आपका ये स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पर आपने सारे पॉइंट को इंक्लूड कर दिया, आपने वही 4 या 5 लाइन पे। क्लियर है? ट्राई करना है, लिखना है कि अभी आगे चले, पहले सिलेबस डिस्कस कर लें पूरा। हाँ अच्छा, यूट्यूब में डलेगा तो वहाँ से लिख लेंगे, इसी को तो छोड़ना है यार उसको तो बंद कर देते हैं, यूट्यूब में नहीं डालते, लेकिन आपका क्या है कि इसी को छोड़ना है ना, उसको जब बोले तब लिखना है। क्लासरूम पे बैठ कर ये सोच के आओ ना कि 3 घंटे में, एक तरीका होता है कि आप पढ़ने आए हो सीख के गए, और दूसरा ये होता है कि उसी 3 घंटे में 20 आंसर प्रैक्टिस करके आऊँगा। दोनों वे में आप सोच सकते हो।
यहाँ पे लिखोगे तो लिख लोगे, घर में जाके वो एक आंसर को लिखने में 20 मिनट लगाओगे, और यहाँ मैं 20 आंसर लिखवा दूंगा 2 घंटे पे, तो वो दोनों तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक समझ आया कि वहाँ पर आपको प्रिपेयर क्या करना है, उन सारे के सारे जितने भी एज हैं उनका क्या करना है, विशेषताओं को तैयार करना है। अभी पशुपालन कहाँ प्रारंभ हुआ, नहीं, पशुपालन को पढ़ना है और उसके बाद एग्जाम्पल में रखना उसको। प्री में हम क्या करते थे, कहाँ पर पशुपालन हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा एनालिसिस यही होता है कि आपको कंप्लीट पढ़ना है, किसी चीज़ों को आप छोड़ना नहीं है। ठीक है, दूसरा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग कोई बताइए क्या आ सकता है, मतलब आपके नज़रों में क्या लगता है कि क्या होना चाहिए सिंधु घाटी से अगर एक क्वेश्चन बनाना हो तो क्या बन सकता है। सिंधु और वैदिक का डिफरेंस, और कहाँ देख समानता, अच्छा क्या रिलेवेंस है सिंधु घाटी और आज का। सबसे इंपॉर्टेंट टाउन प्लानिंग। अब बिलासपुर अब यहाँ बैठे हो, नाली पूरा खोद देते हैं, छत्तीसगढ़ में आधे जगह नाली पड़ा हुआ है, सिंधु घाटी से सीख लेते तो नाली कम से कम गड्ढे बंद होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, टाउन प्लानिंग है, और प्रेजेंट स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट भी उसी टाउन प्लानिंग पे बेस्ड है, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको टॉपिक्स रखने हैं वहाँ से नोट डाउन करेंगे। एक तो टाउन प्लानिंग को बहुत अच्छे से करना है, पहला टाउन प्लानिंग। दूसरा सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में क्या समानताएं थी या क्या अंतर था, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर। तीसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था सिंधु घाटी सभ्यता का, आर्ट फॉर्म्स वहाँ पर जो थे। सिंधु घाटी से हमारे इंडिया में क्या स्टार्ट होता है, मेटल आर्ट, धातु कला। इसके पहले नहीं दिखा था, यहीं पर दिखा है पहली बार, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, धातु कला दिखा ना उस पर, तो धातु कला। इसके साथ साथ परस्तर कला, स्टोन आर्ट। इसके पहले स्टोन से हम क्या बना रहे थे, हथियार बना रहे थे, अब स्टोन से हम क्या बना रहे हैं, कुछ अपना आर्ट और आर्किटेक्चर बना रहे हैं, आर्किटेक्चर नहीं आर्ट बना रहे हैं, स्टैचू बना रहे हैं, मूर्ति योगी की मिली। ठीक है, तो उसको समझना है। यहाँ पर हमने क्या बनाना चालू किया, सील। तो ये सारा का सारा क्या है, यहाँ से कहीं ना कहीं इंडिया में आर्ट फॉर्म स्टार्ट हुआ। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो चलो ये हमने देखा, इसके बाद अगर एक और कंट्रीब्यूशन जो सिंधु घाटी सभ्यता ने हमको दिया वो क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट, जिसको हम समझ नहीं पाए, जिस लिपि, हाँ लिखना स्टार्ट हुआ, राइटिंग स्टाइल स्टार्ट हुआ, भले कि नहीं उसको डिकोड किया गया है पर कहीं ना कहीं राइटिंग स्टाइल स्टार्ट हुआ। कई बार पूछते हैं कि लोगो सिलेबी क्या होता है, जो लिखते थे एक एक सिंबल अपने आप में क्या था, एक एक वर्ड था, तो उसको पूछा जाता है कई बार। ठीक है, या बोस्ट्रोफिदॉन क्या है, लिखने का एक शैली है कि कैसे हम किसी चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज़ जो क्या हो गया, मिस्ट्री बन गया, रह गया कि इसका पतन कैसे हुआ, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, बताओ सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। इन 3-4 क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर जाओगे तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर है, और इस वे में अगर आप पढ़े हो तो आपका ऑलरेडी खत्म है। इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर है। ठीक है, तो वैदिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन देखो वैदिक में एक चीज़ है आश्रम व्यवस्था, लेकिन वो आश्रम व्यवस्था कहाँ चला गया, सोशियोलॉजी के पेपर में। सोशियोलॉजी में भी इसी आश्रम व्यवस्था को ले गए जो सबसे इंपॉर्टेंट था। संस्कार, जो आप अलग अलग वेदों को पढ़ लिए हैं प्री में, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ऋग्वेद और इसमें, वो तो आपको पता है, पर यहाँ पर देखो उसके अंदर जाएंगे तो क्या क्या आ रहा है आपका, पहला आश्रम व्यवस्था। आश्रम, 4 आश्रम के बारे में बात कर रहे हैं। ये सोशल का जो पेपर है आपका, वहाँ पर भी सेम टॉपिक, या तो हिस्ट्री में पढ़ लो या वहाँ पर पढ़ लो। आश्रम के साथ साथ और हाँ, वर्ण सिस्टम, वेरी गुड, वर्ण सिस्टम।
संस्कार तो मैंने पहले बताया, वेरी गुड। वो भी आपको बोलूँ खुद को बोलूँ? चलो ठीक है, संस्कार। और सौरभ? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेचर डेवलपमेंट, जो साहित्य बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो तरह के साहित्य बने, एक था श्रुति और एक स्मृति। तो श्रुति और स्मृति साहित्य जितने हैं उनको थोड़ा सा देखना, एक एक लाइन, दो दो लाइन। ये क्या करेंगे, 2 मार्क्स में पूछ लेंगे वेदांग क्या होते हैं, तो 2 मार्क्स चला जाएगा आपका कि वेदांग क्या है, उपवेद क्या है, किसी 2 स्मृति साहित्य के बारे में बताइए, रामायण के बारे में लिखो, महाभारत के बारे में बताएंगे। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इनके साहित्यों से। और इन साहित्यों में 4 प्रमुख साहित्य, जो 4 पार्ट दिखे, तो उसमें सबसे लास्ट में क्या है आपका, उपनिषद। तो उपनिषद कहाँ पर आपको दिखेगा, पूरा एक सब्जेक्ट बन गया है, फिलॉसफी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैदिक को हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, लगभग फिलॉसफी में पूरा पढ़ते हैं। इंडियन फिलोसफिकल डेवलपमेंट में वैदिक को हम लोग पूरा ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं भी करेंगे चल जाएगा, फिलॉसफी में उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और वहीं से आप लिख जाओगे। तो इंडियन हिस्ट्री में अभी आप क्वेश्चन भी देख लो तो CGPSC का, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिखता, 2 मार्क्स में दिखता है, बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठाते क्योंकि वो फिलॉसफी में ऑलरेडी है। सिलेबस ओवरलैपिंग को भी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। इसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म। जैन और बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो आपके पेपर 6 में है। यहाँ पर उनके जीवन के संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको देखना है। बुद्धिज्म का विकास और जैनिज्म का विकास को समझना है। श्वेतांबर और दिगंबर कैसे बने वो यहाँ पर पढ़ना है। पर श्वेतांबर और दिगंबर जब जैन को जा रहे हैं तो जैन में और क्या है, सप्तभंग, अनिकांतवाद, ये सारा कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, फिलॉसफी में। तो यहाँ पर क्या करना है कि धर्म और ये बुद्धिज्म जैनिज्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से इंडिया में प्रॉपर राइटिंग स्टाइल स्टार्ट हुआ, प्रॉपर लिखना, चाहे वो अर्धमागधी से देखें चाहे हम प्राकृत भाषा से देखें, तो यहाँ से प्रॉपर चालू हुआ, ठीक है। और यहाँ से पहली बार किसी भी इंसान को, एक ह्यूमन फिगर को क्या किया गया, स्टैचू बनाकर उसका पूजा चालू किया गया, और वो कौन थे, गौतम बुद्ध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है यहाँ से कि जैनिज्म आपका जो खासकर बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो इन दोनों पे क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। और इसके टॉपिक्स में आपको क्या कवर करना है, जैनिज्म छोटा टॉपिक है, वहाँ पर आपका कुछ नहीं है, सिर्फ तीर्थांकर्स हैं कुछ, और तीर्थांकर्स के दिए हुए उपदेश हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 5 महाव्रत और 3 रत्न, ठीक है। वो 3 रत्नों को पाने के लिए आपको क्या करना होता है, 5 महाव्रत का पालन करना होता है, ठीक है। राइट नॉलेज, राइट फेथ, ठीक है, जो हमने KFC पढ़ा था, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। दृष्टि नहीं, दृष्टि उनके में, बुद्ध में, यहाँ नहीं है, सम्यक दर्शन। और इन दर्शनों को पाने के लिए हमको क्या करना है, 5 महाव्रत का पालन करना है। वो 5 महाव्रत क्या क्या है, हाँ बिल्कुल सही बोलो ना सोचना है, ब्रह्मचारी, तो वो है एक चीज़ है, उसको देखना है। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 मार्क्स में नए नए शब्दों को डाला जाता है, जैसे कि सलेखा क्या है या संथारा क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम का पेपर देखिए पूछा गया है 2 मार्क्स में। तो क्या होता है सलेखा, मरने वाला हो तो वो खाना पीना छोड़ जाते हैं। हाँ, किसने किया था, किस किंग ने किया है ये चीज़, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, ठीक है। इसके बाद इनके 2 सेक्शन हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये खासकर इस बार तो अच्छे से पता चल गया होगा प्री के बाद, जब PSC उसका आंसर ही उठा लिया कुछ और, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस क्या है, कोई बता पाएगा? सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, भद्र बाहु के थे, और ठीक, हाँ, और तो 2 कॉमन लाइन हो गया। दिगंबर कठिन अपना रहे हैं, श्वेतांबर मध्यम मार्ग, नहीं मध्यम मार्ग तो नहीं है, मध्यम मार्ग बुद्ध में है, इन लोग का मध्यम मार्ग नहीं है, बस ये थोड़ा सा उससे हट गए हैं। जो ओरिजिनल जो महावीर ने दिया है और उसके पहले के तीर्थंकर ने, उनको मानने वाले कौन है, दिगंबर जैन, और जो बचते हैं दूसरे वो क्या है, श्वेतांबर है,
ठीक है। ये मूर्ति पूजा कौन करेगा कौन नहीं करेगा? दिगंबर नहीं करेगा। ये तो मैं ट्रिक खेल रहा हूँ यार, दोनों ही करेंगे, ठीक है। बस एक का मूर्ति क्या होगा, सजा हुआ होगा, और एक का सिंपल होगा। तो स्टैचू मेकिंग में भी डिफरेंस दिखेगा कि श्वेतांबर टेम्पल्स कैसे होंगे, दिगंबर टेम्पल्स कैसे होंगे, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए डिफरेंस। देखो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ये हिस्ट्री है, और इसी को अगर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, फिलॉसफी में, तो फिर क्या आ जाएगा, अनेकांतवाद क्या होता है, सप्तभंग क्या है, जो इनके अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखो श्वेतांबर दिगंबर तक ही जाना चाहिए सीजीपीएससी को, नहीं तो इसके आगे भी सेक्शन बन गए हैं, ठीक है। इसके आगे भी इन लोगों के और सेक्शन बन चुके हैं, छोटे छोटे होते हैं सब सेक्शन, लेकिन सीजीपीएससी में यहीं पर मैं आपको सीज करूंगा, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। बने हैं इसके आगे भी बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर हम सीज करेंगे। बुद्ध में हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछ लिया है न्यू बुद्धिज्म से, प्री में अंबेडकर जी का पूछा था, तो बोधिसत्व तक जाएंगे, पर यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर नहीं तो इसके भी बहुत सारे सेक्शन हैं, सब सेक्शन बनते हैं, कोई एक होते हैं मुत्री पूजिका होते हैं, ठीक है, मुखपत्ति वास करते हैं, तो ऐसे करके लोगों के भी अलग अलग हैं, ठीक है। थेरापंथी, थेरापथन, तो ऐसे करके इनके भी बहुत सारे बने, लेकिन हमको उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहीं तक ही जाना है, ठीक है। अभी सिलेबस ही डिकोड कर रहे हैं, पढ़ाई चालू किया नहीं है, ठीक है। दूसरा बुद्धिज्म, अब यहाँ 24 लोग मिलकर एक धर्म दिए हैं, यहाँ पर एक ही इंसान ने सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो बुद्ध की पहली बात तो लाइफ को इंपॉर्टेंट है, इनके लाइफ इवेंट्स को पूछा जाता है कभी कभी, 2 मार्क्स में हो सकता है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, भूमि स्पर्श क्या है, ये अलग अलग मुद्राएं हैं जो उनके जीवन के अलग अलग, या हो सकता है उनके जीवन काल के 5 जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं लाइफ के, उनको बताइए, 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, पता है ये सारा। और इसी इवेंट में क्या करते हैं हम लोग, जब आगे चलकर बुद्धिज्म का डिवीजन होगा तो इन दोनों में अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखना है। तो पूरा पहले क्या है, गौतम बुद्ध और उनसे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उनको पहले प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, अब इसमें एनालिसिस में जाएंगे। पहला एनालिसिस क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, व्हाट आर द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज, क्या क्या इनमें भेद था और क्या समानताएं थी।